अब समय है बात करने का इरेक्शंस के बारे में, और ये काफी इंपॉर्टेंट है मल्टीपल रीजन के लिए, स्पेशली रिप्रोडक्शन के स्टैंड पॉइंट से। अब ज्यादातर जब भी डिस्कशन होता है इरेक्शन पे, वो मेल इरेक्शन पे फोकस करता है, और हो सकता है ऐसा इसलिए हो क्योंकि मेल इरेक्शन ज्यादा नोटिसेबल होती है एज कम्पेयर टू लेट्स से फीमेल इरेक्शन। लेकिन गलती मत करना, फीमेल्स भी फुली इक्विप्ड होती हैं फंक्शनल इरेक्टाइल टिश्यू के साथ। अब सवाल ये है कि फीमेल इरेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है रिप्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हम ऑलरेडी हिंट दे चुके हैं कि मेल इरेक्शन और स्पर्म रिलीज का एक काफी अच्छा इंपॉर्टेंट रोल होता है सक्सेसफुल रिप्रोडक्टिव इंटरकोर्स में। तो क्या फीमेल इरेक्शन और क्लाइमैक्स भी इक्वली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सक्सेसफुल रिप्रोडक्टिव इंटरकोर्स में, या सिर्फ ये एक बोनस है फीमेल्स के लिए किसी और रीजन की वजह से? वेल, अभी हम ये सब जानने वाले हैं और ये भी बात करेंगे कि ये होता कैसे है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं एनाटॉमिकल ऑसमनेस के साथ। अब एक चीज जो मैं सबसे पहले कहना चाहता हूं जो काफी इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि मेल और फीमेल इरेक्टाइल टिश्यू स्ट्रक्चर सरप्राइजिंगली काफी सिमिलर होते हैं। इस पूरी वीडियो में हम बार बार रेफरेंस देंगे एक कॉन्सेप्ट का जिसका नाम है होमोलोगस स्ट्रक्चर्स, और इसका मतलब होता है ऐसे पार्ट्स जो सेम एम्ब्रियोनिक टिश्यू से डेवलप होते हैं। फॉर एग्जाम्पल टेस्टिस और ओवरीज सेम एम्ब्रियोनिक टिश्यू से बनते हैं, इसलिए ये होमोलोगस स्ट्रक्चर कहलाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है पेनिस और क्लिटोरिस भी होमोलोगस स्ट्रक्चर्स हैं, और इरेक्टाइल टिश्यू भी सेम होता है। तो चलो शुरू करते हैं क्लिटोरिस को देखकर और इससे लिंक्ड इरेक्टाइल टिश्यू को समझकर, ताकि हमें पता चले कि यहाँ क्या हो रहा है। क्लिटोरिस बस एक सिलेंड्रिकल मास होती है इरेक्टाइल टिश्यू का, और आप देख सकते हो कि ये मल्टीपल पार्ट में डिवाइड है। ये ओरिजिनेट होती है दो लेग लाइक एक्सटेंशन से, और एनाटॉमी में लेग को बोला जाता है क्रस और इसका प्लूरल होता है क्यूरा। और ये क्यूरा लोकेटेड होती है एक्चुअल इश्कियल और प्यूबिक बोन्स पे, दोनों साइड पे। अब जो हम कैडेवर डाइसेक्शन पे देखते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको ओरिएंट करना चाहता हूँ। ये एक इंफीरियर व्यू है, यानी कि हम नीचे से देख रहे हैं, और ध्यान रहे इस व्यू तक पहुंचने के लिए हमें एक्सटर्नल जेनिटल स्ट्रक्चर्स को रिमूव करना पड़ा, जैसे कि लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप कुछ काफी बड़े मसल्स भी देख सकते हो यहाँ, जो कॉमनली ग्रोइन या एडेक्टर मसल के नाम से जाने जाते हैं, और ये मैं बस रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ। और फाइनली हम देख सकते हैं राइट क्रस ऑफ द क्लिटोरिस, जो मेरे प्रोब के बिल्कुल नीचे है। लेफ्ट क्रस हमें नहीं दिख रहा है क्योंकि वो कवर हो गया है कुछ छोटी और अमेजिंग स्केलेटल मसल्स के पीछे, जो हमने दूसरी साइड से रिमूव की थी। लेकिन इस स्केलेटल मसल के बारे में हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे, क्योंकि ये इरेक्शन को मेंटेन करने में मदद करती है। अब ये जो क्यूरा ऑफ द क्लिटोरिस होती है, ये प्यूबिक बोन से बेंड होती है और आपस में जुड़ जाती है ताकि क्लिटोरिस की बॉडी बना सके। और ये बॉडी ऑफ द क्लिटोरिस होमोलोगस होती है बॉडी ऑफ द पेनिस के साथ। और आपने शायद गेस कर भी लिया होगा कि क्यूरा ऑफ द क्लिटोरिस भी क्यूरा ऑफ द पेनिस के साथ होमोलोगस होती है। पर अब जब हम इस कैडेवर डाइसेक्शन में देखते हैं, तो आप फिर से देख सकते हो ये वाला पार्ट है बॉडी ऑफ द क्लिटोरिस, और ये भी नॉर्मली कवर होता है एक्सटर्नल जेनिटल स्ट्रक्चर से। क्लिटोरिस का सिर्फ एक ही विजिबल पार्ट होता है, और वो है इसका वेरी टिप या वेरी एंड, जिसे बोला जाता है ग्लैंस क्लिटोरिस। और ये भी ग्लैंस पेनिस के साथ होमोलोगस होता है। लेकिन ग्लैंस क्लिटोरिस लोकेटेड होता है एंटीरियर जंक्शन पे, यानी कि जहाँ लेबिया माइनोरा के दोनों पार्ट्स आपस में मिलते हैं। और जो लेबिया माइनोरा होती है, वो होती है ये बायलैटरल फोल्ड्स ऑफ स्किन, यानी दोनों तरफ के अंदर वाले फोल्ड्स ऑफ स्किन, जो बेसिकली सराउंड करते हैं वजाइनल कैनाल की एंट्रेंस को। और अगर हम वापस कैडेवर डिसेक्शन पे आ जाएं, तो यहाँ फिर से दिख रही है बॉडी ऑफ द क्लिटोरिस, और ये टिप वाला पार्ट है ग्लैंस क्लिटोरिस। अब ये ग्लैंस सेंसरी नर्व एंडिंग से भरा होता है, जो सेंसेशंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं और इरेक्शन को इनिशिएट करने में और मेंटेन करने में मदद करते हैं। हम इसको दो डिफरेंट सिनेरियो के थ्रू समझेंगे। अब ये दो सिनेरियो इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं और साथ साथ भी हो सकते हैं, यानी साइमल्टेनियसली भी हो सकते हैं। और इसमें हम जो पहला सिनेरियो मेंशन करेंगे वो है सिंपल टैक्टाइल स्टिमुलेशन, यानी कि ग्लैंड्स और आसपास के जेनिटल स्ट्रक्चर्स को टच करना। ये स्टिमुलेशन एक सिग्नल भेजता है स्पाइनल कॉर्ड तक एक नर्व के थ्रू, जिसका नाम है प्यूडेंडल नर्व। और अगर आप हमारे चैनल को डेली देखते हो, रेगुलरली देखते हो, तो आपने हमारा पुराना वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने बताया था कि प्यूडेंडल का मतलब होता है वो जिसपे तुम्हें शर्म आनी चाहिए, क्योंकि शायद एनाटॉमिस्ट को 100 साल पहले अपने जेनिटल्स पे शर्म आती थी फॉर सम रीजन। हो सकता है वो ज्यादातर ब्रह्मचारी हो। लेकिन जब आप ये सैक्रल पोर्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड में जाते हैं, तो ये स्पेसिफिकली जाता है लेवल S2, S3 और S4 में। पर जब मैं यही चीज अपने कॉलेज में पढ़ाता था, तो हमारे पास एक लाइन थी S2, 3, 4 कीप द पेनिस ऑफ द फ्लोर। लेकिन ये क्लिटोरिस के लिए भी काम करता है, S2, 3, 4 कीप द क्लिटोरिस ऑफ द फ्लोर। तो ये दोनों के लिए अप्लाई हो सकता है। अब इस सिग्नल का एक पार्ट स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर से ब्रेन तक भी जाता है, ताकि आपको पता चल सके कि टैक्टाइल स्टिमुलेशन हो रहा है, यानी कुछ तो गड़बड़ है दया। लेकिन टेक्निकली इस सिनेरियो में ब्रेन की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मोस्टली ये रिफ्लेक्सिवली काम करता है।
इसका मतलब सिग्नल स्पाइनल कॉर्ड तक जाता है और तुरंत वापस निकल जाता है स्पाइनल कॉर्ड से और डायरेक्टली चला जाता है क्लिटोरिस के इंटरनल इरेक्टाइल टिश्यू तक। और मैं इसे ऐसे सोचता हूँ जैसे ब्रेन को बस फॉर्मेलिटी के लिए बताया जा रहा है कि भाई सिग्नल आ रहा है, लेकिन उससे पूछने या परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। हम सिग्नल को सीधा वापस भेज देंगे क्लिटोरिस तक और इरेक्शन इनिशिएट कर देंगे। तो अगर किसी को स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो तो भी वो टेक्निकली इरेक्शन इनिशिएट कर सकता है। और बेशक ये वाला इरेक्शन टैक्टाइल स्टिमुलेशन के थ्रू आएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता है। ब्रेन भी इरेक्शन को इनिशिएट और मेंटेन करने में एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। और हाँ, बेशक टैक्टाइल स्टिमुलेशन वाले केस में तुम्हारे ब्रेन की कुछ खास जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन हमें ये भी पता है कि बेस्ट इरेक्शन तब होती है जब ब्रेन और टैक्टाइल स्टिमुलेशन दोनों मिलके काम करते हैं। इसका मतलब ब्रेन खुद सिग्नल भेजना शुरू करता है। मान लो आप किसी अट्रैक्टिव इंसान को देखते हो, कुछ स्पेसिफिक थॉट्स या इमेजिनेशन आती है, शायद कोई खुशबू अराउज करती है या कोई आपके कान में विस्पर करता है और ये आपको एक्साइट करता है। और ये जो सिग्नल था वो नीचे आ सकता है और इरेक्शन को इनिशिएट कर सकता है। अगर किसी को टैक्टाइल स्टिमुलेशन ना भी मिल रही हो या अगर दोनों चीजें साथ हो रही हो तो ये सिग्नल S234 रीजन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड में कन्वर्ज हो जाता है और फिर ये सिग्नल कुछ स्पेसिफिक नर्व फाइबर्स के थ्रू क्लिटोरिस के इंटरनल स्ट्रक्चर तक भेजे जाते हैं। अब ये नर्व फाइबर्स अपने न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करते हैं जो इरेक्शन टिश्यू के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज करवाते हैं और इरेक्शन के बाद जो होता है वो तो जादू है भाई साहब। अगर हम क्लिटोरिस की बॉडी का एक क्रॉस सेक्शन यानी कि बीच से काटा हुआ कट लें तो हमें दिखेगा कि वहां दो डिस्टिंक्ट मासेस होते हैं इरेक्टाइल टिश्यू के, जिनको बोला जाता है कॉर्पोरा कैवर्नोसा। अब याद करो, क्यूरा प्यूबिक बोन से निकली थी और मिलके बॉडी ऑफ द क्लिटोरिस बनाया था और वहीं से कॉर्पोरा कैवर्नोसा एक्चुअली ओरिजिनेट हुई है। ये टिश्यू होता है वेस्कुलर कैवर्नस इरेक्टाइल टिश्यू। वेस्कुलर का मतलब यहाँ बहुत सारी ब्लड वेसल हैं, कैवर्नस का मतलब यहाँ छोटी छोटी होलो साइनसेस हैं जिसमें ब्लड भर जाता है। नाइट्रिक ऑक्साइड का काम होता है वैसोडाइलेशन करना, यानी ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करके एक्सपैंड करना ताकि और ज्यादा ब्लड अंदर आ सके इस इरेक्टाइल टिश्यू में। ये नाइट्रिक ऑक्साइड स्मूथ मसल को भी रिलैक्स करता है जो कैवर्नस टिश्यू के अंदर होती हैं, जिससे ये स्पेसेस और भी बड़े हो जाते हैं और ये स्पेस और ज्यादा ब्लड से फिल हो जाती है। अब इसी वजह से क्लिटोरिस भी एनलार्ज हो जाता है। अब बेशक पेनिस जितना बड़ा नहीं होता पर थोड़ा बहुत फर्क आ जाता है। अब वापस आते हैं उस ओरिजिनल सवाल पे कि फीमेल इरेक्शन और क्लाइमैक्स कितने इंपॉर्टेंट है सक्सेसफुल रिप्रोडक्टिव इंटरकोर्स या फर्टिलाइजेशन के लिए या बच्चा पैदा करने की प्रोसेस को करने के लिए। क्योंकि आज के टाइम में आर्टिफिशियल मेथड्स भी हैं, लेकिन फिर भी देखा जाए तो ज्यादातर जो कंसेंशुअल इंटरकोर्स होती है वो सिर्फ बेबी बनाने के लिए नहीं होती। लोग इंटरकोर्स करते हैं क्योंकि वो अच्छा लगता है, स्ट्रेस रिलीफ होता है, बॉन्डिंग और इमोशनल कनेक्शन बनता है, और भी कई रीजन हो सकते हैं। लेकिन अगर सिर्फ बायोलॉजिकल प्रोसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जिसमें को मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से निकलना है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जाना है ताकि वो एग को फर्टिलाइज कर सके, तो टेक्निकली फीमेल इरेक्शन और क्लाइमैक्स जरूरी नहीं होता। बस स्पर्म अंदर पहुंच जाए, फर्टिलाइजेशन हो जाती है। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि फीमेल इरेक्शन और क्लाइमैक्स इस प्रोसेस में हेल्प नहीं कर सकते, वो भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और बेशक ये जो भी कंट्रीब्यूशन होगा ये पूरी तरीके से स्पर्म इस पे डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, जैसे कि स्पर्म और आसानी से स्विम कर पाएगा। और अगर हम बिजनेस को छोड़ दे तो शायद ये आपको ज्यादा प्लेजर भी दे सकता है, स्पेशली फीमेल पार्टनर को, और ये जरूरी हो जाता है एक अच्छे रिलेशनशिप को मेंटेन रखने के लिए। अब एक और स्ट्रक्चर है जिसका अभी तक जिक्र नहीं हुआ और वो है इरेक्टाइल टिश्यू मास, जो वजाइनल कैनाल के दोनों तरफ होता है। इसको बोला जाता है बल्ब ऑफ द वेस्टिब्यूल। अगर हम कैडावर डाइसेक्शन पे वापस जाएं तो वहां पे जो क्लिटोरिस का क्रस्ट दिख रहा था पहले, उसके बिल्कुल नीचे, मेरे प्रोब के नीचे, ये है बल्ब ऑफ द वेस्टिब्यूल। अब लेफ्ट साइड में ये इतना क्लियरली नहीं दिख रहा क्योंकि वो कवर्ड है एक मसल के नीचे, और उस मसल का नाम है बल्बोस्पोंजियोसिस मसल, जो कि एक काफी सही नाम है उस मसल के लिए जो बल्ब ऑफ द वेस्टिब्यूल को कवर करती है। लेकिन ये मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करती है तो वो इस बल्ब ऑफ द वेस्टिब्यूल के फंक्शन को और असिस्ट करती है। तो जब ये इरेक्टाइल टिश्यू ब्लड से भर जाता है तो ये इरेक्ट हो जाता है और वजाइनल कनाल पतली हो जाती है और पेनिस को जकड़ के क्लाइमैक्स कराती है, जिससे स्पर्म सेल रिलीज होते हैं।
लेकिन अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में और ज्यादा गहराई में जाकर देखें तो हमें बहुत सारी कूल चीजें दिखेंगी। अब एक चीज जो मुझे बतानी है वो ये है कि जब एक फीमेल को नेचुरली इंसेमिनेट किया जाता है इंटरकोर्स के थ्रू, तो उसकी फर्टिलिटी या कंसीव करने के चांस ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू अगर उसे किसी आर्टिफिशियल तरीके से इंसेमिनेट किया जाए। हाँ, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन काम करता है, लेकिन जब सब कुछ इक्वल हो तो नेचुरल इंटरकोर्स से प्रेगनेंसी के चांस ज्यादा है। तो सवाल आता है आखिर ऐसा क्यों? जो जवाब है वो फीमेल क्लाइमैक्स या फीमेल ऑर्गेजम से काफी लिंक है। फीमेल क्लाइमैक्स के टाइम कुछ औसम चीजें होती है। एक तो ये कि पेल्विक फ्लोर मसल रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट करने लगते हैं जो स्पर्म सेल्स को ऊपर यूटेरस की तरफ पुश करते हैं। यूटेराइन कैनाल भी डायलेट करती है यानी खुलती है, जो स्पर्म के मूवमेंट को और इजी बनाती है। ऑक्सीटोसिन भी रिलीज होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, जो एक हार्मोन है जिसका काफी रोल है, लेकिन यहाँ पर इसका काम है यूटेरस को कॉन्ट्रैक्ट करना। और अगर स्पर्म यूटेरस के अंदर है तो ये कॉन्ट्रैक्शन स्पर्म को और आगे ले जाता है ताकि वो एग तक पहुंच सके। तो सिर्फ रिप्रोडक्टिव एंगल से देखा जाए तो फीमेल क्लाइमैक्स से फर्टिलाइजेशन के चांस इंक्रीज हो जाते हैं। अब हम फर्टिलाइजेशन की बात एक और एंगल से भी कर सकते हैं, जैसे कि इसे एक नंबर गेम के जैसे सोचो। मान लो एक फीमेल है जिसके बहुत सारे इंजॉयबल इंटरकोर्स का एक्सपीरियंस हो चुका है जिसमें क्लाइमैक्स भी हुआ है, तो ऐसी सिचुएशन में वो फीमेल और ज्यादा इंटरकोर्स करना चाहेगी और इंटरेस्टेड रहेगी और पार्टिसिपेट भी करेगी, जिससे कि एक्चुअली फर्टिलाइजेशन के चांस बढ़ते हैं। ठीक है, फिर दुकान बंद करने का समय आ गया है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है तुमने आज फीमेल एनाटॉमी के बारे में कुछ नया सीखा होगा, और हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट कर दिया करो। और याद रखो, एक दिन तुम भी WTC फाइनल जीत जाओगे।